अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर बशारत और गाजी खान साहब हाजिर हैं आपकी खिदमत में। गाजी खान साहब कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं, सैन फ्रांसिस्को में इनकी रिहाइश है। बहुत पुराने वकील हैं जो है, और बहुत मंजे हुए वकील हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ जनाब? कहीं पे गलती हो तो जरा मुझे टोक दीजिएगा करेक्शन में। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रहे हैं, और जो है बहुत पुराने वकील, और बहुत ज़्यादा इनका टेक्निकल नॉलेज भी बहुत है मुख्तलिफ इजादात के ऊपर। इनके पेटेंट्स भी फाइल हुए हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। आप हमारे चैनल पे इनकी बहुत सारी वीडियोस देखें, जो कि 30 से ज़्यादा वीडियोस हमने बनाकर अपने चैनल पर लगाई हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ टेक्निकल टॉपिक्स पे भी हैं। जो कि पुलिस रिफॉर्म्स पर 4 हमने प्रोग्राम्स किए हैं, कि ज़रूर देखें। हमने जो है जुडिशल रिफॉर्म्स पर 4 प्रोग्राम किए हैं, इनके साथ रिकॉर्ड किए हैं, वो ज़रूर देखें। और बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस हैं जिनको आप देखकर और एक अच्छी जो है अपना एक पेशे के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर वो काम शुरू कर सकते हैं। और जैसे इनकी कुछ वीडियोस हैं जो कि बिजली के बारे में है, किस तरीके से सस्ती बल्कि मुफ्त बिजली बनाई जा सकती है, वो ज़रूर देखें। आज जो है हम ज़रा एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि गाजी खान साहब खुद अमेरिका में रहते हैं। तो मैं आज इनसे कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ थोड़े से इनको हालात पाकिस्तान के बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पर एक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल चल रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं गवर्नमेंट की, और इससे पहली गवर्नमेंट की थी, जिसकी वजह से जो है हमारा रुपया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हो गया है। पिछले 2-3 दिन से तो कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ये 250 रुपए तक चला गया था, अब कोई 230 के अराउंड है। जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर ये कि जब इतना आपका रुपया डीवैल्यू हो जाए, तो खाम माल नहीं खरीदा जा सकता फैक्ट्रीज की तरफ से। इंडस्ट्री जो है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क में बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, गैस बहुत महंगी हो चुकी है। जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाए, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो चुका है, तो जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाए तो फिर इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती, वो कम्पीट नहीं कर सकती दुनिया की इंडस्ट्री के साथ। तो उससे ये होता है कि बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। जो उनके पास मुलाजमीन होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुल्क में 2.5 लाख इंजीनियर्स में से 1 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि इंजीनियर्स जो कि क्रीम ऑफ द नेशन होते हैं, वो इतने ज़्यादा बेरोजगार हों। तो वो मायूसी फैलती है नौजवानों में, फिर वो क्राइम्स की तरफ जाते हैं। इसका क्या हल होना चाहिए? इसका एक हल जो है, सबसे बड़ा हल, वो ये है कि अगर ये नौजवान जिनके पास डिग्रीज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज ली हुई हैं, इवन पीएचडीज हैं, वो क्या करें अगर उनको मुलाजमत पाकिस्तान में नहीं मिलती? तो उनके लिए एक सजेशन मेरी ये है कि वो अपने मुल्क से बाहर जो है अपना रिस्क तलाश तलाश करने की कोशिश करें। उसमें हम उनको गाइड करना चाहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक हैं, अमरीका है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। अमेरिका के अलावा बाकी जो मैंने नाम लिए हैं, इन सब में जो है इमिग्रेशन की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें कि स्किल्ड माइग्रेशन को वो अलाउ करते हैं। और कनाडा में भी स्किल्ड माइग्रेशन को अलाउ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, इस तरीके से न्यूजीलैंड में भी करते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसकी कि वहाँ पे ज़रूरत है, फर्ज की आप इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, वहाँ पे इन शोबों में वर्कर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो फिर वो एक उनका पॉइंट टेस्ट होता है, आप वो देते हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ का जो है माइग्रेशन के लिए वीज़ा मिल जाता है। उसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, पहले मिलता है, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जो आपको वहाँ की शहरियत और उस मुल्क का पासपोर्ट भी मिल सकता है और मिलता है। तो अमेरिका में, क्योंकि गाजी साहब अमेरिका में हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि अमेरिका जाने के क्या-क्या तरीके हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के जो इस वक्त बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही, वो अमेरिका किस तरह जा सकते हैं। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? इसलिए कि हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज़र मुबादला की। यहाँ पर जो है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है जिससे कि हमें इतना मिले। हमारी और जो है
इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तेल ही की इम्पोर्ट्स आप देख लें हमारी कितनी ज़्यादा हैं। उसके बाद एडिबल ऑयल की कितनी ज़्यादा है। एडिबल ऑयल के बारे में मैं कहूँगा कि हम 4 अरब से डॉलर से ज़्यादा का इम्पोर्ट करते हैं हर साल। ये अगर हम मुल्क में सनफ्लावर और ये सोयाबीन और वगैरह कॉर्न वगैरह से हम तेल निकालें और इसकी पैदावार बढ़ाएँ, तो ये हमें 4 अरब डॉलर साल के बच सकते हैं। इसी तरीके खैर ये एक दूसरी बहस चली जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका कोई जाना चाहे, क्यों जाना चाहता है या क्यों जाए वो अपने खानदान को, अपने जो है दोस्तों को, रिश्तेदारों को छोड़कर। वजह ये है सिर्फ कि हमारे मुल्क को ज़र मुबादला की ज़रूरत है। आप बाहर जाएँगे, आप ज़र मुबादला कमाएँ और आप अपने मुल्क को भेजें। ये बहुत बड़ी मुल्क की खिदमत होगी। दूसरे जब आप बाहर जाते हैं तो आप नई-नई स्किल्स सीखते हैं। आप ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है और फिर आप 5-10 साल वहाँ काम करके जब वापस आते हैं अपने मुल्क में आकर कोई फैक्ट्री लगाएँ, कोई और उसको स्किल को इस्तेमाल करें किस तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होती है। तो और दूसरे आप किस तरीके से जा सकते हैं, क्या-क्या तरीक़ेकार होते हैं, वो हम जो है अभी गाज़ी साहब से पूछते हैं। ओवर टू यू गाज़ी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बशारत। यहाँ चंद लफ्ज़ मैं पहले कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अमेरिकन इमिग्रेशन के बारे में आपसे बात करूँ। कहते हैं कि हिजरत में बरकत है। जब भी आप हिजरत करते हैं तो उसमें बरकत होती है और अगर किसी जगह इंसान के लिए ज़मीन तंग हो जाए या उसके हालात उसको परेशानी में मुब्तला करें तो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लोग हिजरत करते हैं, दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और वहाँ जाके अपनी किस्मत आज़माते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रिज़्क बखेर कर रखा हुआ है। अगर एक जगह आपको रिज़्क नहीं मिल रहा, हो सकता है आपका रिज़्क किसी और जगह पड़ा हो, आपने जाकर वहाँ से उठाना है। तो इस सिलसिले में चूँकि डॉक्टर बशारत साहब ने पहले काफ़ी तफ़सील से कुछ बातें की हैं, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगरचा सारी दुनिया हमारे लिए ओपन है, हम किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर चूँकि अमेरिका की आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ़ोकस इधर ही रखूँ कि अमेरिका में कैसे आया जा सकता है, क्या यहाँ मसाइल क्या होते हैं जो नए लोग आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और किन-किन तरीकों से लोग आते हैं, फ्रॉड करने वाले कैसे फ्रॉड करते हैं और यहाँ के जो लॉज़ हैं, उनके मुताबिक जो है ये उनकी पेनल्टीज़ क्या होती हैं अगर ये लोग पकड़े जाते हैं। पहली बात, अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, पहली बात ये है। ये सारे लोग जो अमेरिका में आप देखते हैं, ये सारे के सारे इमिग्रेंट हैं, एक्सेप्ट रेड इंडियंस। असल में जो नेटिव यहाँ के रहने वाले हैं वो रेड इंडियन थे। बाद में जितने भी लोग आए हैं यूरोप से माइग्रेट करके, स्पेन से, पुर्तगाल से, हर कंट्री से लोग यहाँ आए हैं और ये लोग जो भी आए हैं, ये सारे के सारे इमिग्रेंट हैं, अगरचा वो कहते हैं कि अब ये हमारा मुल्क है। ख़ास तौर पर सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ये कहते हैं कि हम जो है ये हमारा राइट है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, दरअसल वो नहीं हैं, सिर्फ़ रेड इंडियंस नेटिव हैं, बाकी सारे ये एक और बात है कि कोई 4 नस्ल पहले आ गया, कोई 3 नस्ल पहले आ गया, कोई अब आया, लेकिन हैं सारे इमिग्रेंट। इसलिए इसमें लॉ ये है कि भई कहीं-कहीं भी कानून ये कहता है कि आप किसी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इस बेसिस पे कि ये बंदा इमिग्रेंट है या बाहर से आया है या बहुत सारे मैक्सिकन लोग हैं जो सिर्फ़ वो अंग्रेज़ी ज़ुबान तक नहीं जानते, साथ वाले कंट्री में रहते हैं, आते हैं यहाँ टूटी-फूटी ज़ुबान में बात करते हैं और ये अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो कुछ इस तरह की है कि जिस तरह के आदमियों की उनको ज़रूरत होती है, वहाँ ये गेट खोल देते हैं और जहाँ उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो गेट छोटा कर देते हैं। बंद नहीं करते, छोटा करते हैं। चंद ममालिक के लिए जहाँ ये समझते हैं हमारे लिए डेंजर है, ये ख़तरा है, वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं। लेकिन आम तौर पर इमिग्रेशन चूँकि ये कंट्री ही इमिग्रेशन का है, इसलिए इमिग्रेशन आम तौर पर खुली रहती है। लॉटरी प्रोग्राम जैसे है, यहाँ कोई आदमी लॉटरी के ज़रिए मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, जो लॉटरी के ज़रिए से यहाँ आए हैं, जिन्होंने कोई लंबी-चौड़ी कोशिश नहीं की, खुद ही किस्मत ने साथ दिया और चले आए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जो कंटेनर्स में छुप के आए और
आते हुए चाइनीज खास तौर पर रास्ते में वो दम घुटने से कंटेनर में मर गए। यहाँ जब पहुंचे तो वो उनकी डेड बॉडीज ही थी। यहाँ इतनी लोगों में गुर्बत और इस इलाके में कशिश है कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपनी फैमिलीज़ को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए लोग जो हैं ये अमेरिका आने की भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें लोग यहाँ अमेरिका में आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो यहाँ आते हैं वो फैमिली कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जैसे दुनिया सारी में इस वक़्त तकरीबन 90 लाख से ऊपर 95 लाख के करीब लोग जो हैं ये बैरून मुल्क रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के अलावा। ऑलमोस्ट आप समझते हैं 1 करोड़, 22 की करोड़ की आबादी में तकरीबन 1 करोड़ की आबादी जो है, ये आपकी बाहर के मुल्कों में होती है। जिसमें से अमेरिका का शेयर इतना बड़ा अगरचा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 10 से 15 लाख लोग जो हैं ये इमिग्रेंट्स यहाँ सेटल्ड हैं अमेरिका में। और ये जो लोग यहाँ 10 से 15 लाख लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करते हैं कि मिसाल के तौर पर पहली इनकी प्रेफ़रेंस होती है फैमिली। अपनी बीवी बच्चों को जो फ़ाइनेंस है, उनको बुलाने के लिए ये अप्लाई करते हैं। और उनको ये तकरीबन 1 साल का अरसा तकरीबन लगता है, इसमें ये अपनी वाइफ़ को जाके ये बुलवा सकते हैं। माँ-बाप के लिए जो अप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने अपने वालिदैन को यहाँ बुलाया हुआ है और फिर जो उनके वालिदैन यहाँ आ जाते हैं, जिनको यहाँ का आते हुए फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी वो यहाँ के शहरी इस तरह नहीं होते लेकिन परमानेंट रेज़िडेंट उनको कहा हम कहते हैं, गाज़ी जिनको साहब, ग्रीन ये कार्ड। ज़रा बताइएगा कि जो यहाँ से जाते हैं, जो इस तरह चले गए, जो कि स्किल्ड माइग्रेंट नहीं हैं, ये वहाँ जाकर जो है किस तरह के काम करते हैं, ऑड जॉब्स जो हैं, और ये फ़ी घंटा वहाँ पर क्या मिलता है इनको? कितने डॉलर्स 1 घंटे में कमा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन इस मौके पर है। जो लोग यहाँ ग्रीन कार्ड पे आते हैं, उनको वर्क परमिट मिलता है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड जॉब करें। अगर वो पढ़े-लिखे हैं या स्किल्ड लोग हैं, तो वो किसी भी आला से आला जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं उसके, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो यानी जैसे आपका ख़्याल है कि जैसे स्टूडेंट वीज़े में आते हैं, वहाँ एक लिमिटेड टाइम पे वो अपनी यूनिवर्सिटी में इस काम कर सकते हैं। उनके आवर्स होते हैं कि इतने आवर उन्होंने काम करना है, लेकिन जो ग्रीन कार्ड पे लोग आते हैं या फैमिली के ज़रिए आते हैं या बच्चों के लिए के ज़रिए अपने आते हैं, वो और या बहनों-भाइयों की कैटेगरी में आते हैं। अगरचा जी, बहनों-भाइयों को आप मैं बुला। सॉरी, मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक मिनिमम वेज होती है, अवार्ड वेज उसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में $22 फ़ी घंटे से कम आप नहीं दे सकते लीगली किसी को भी, जो भी वहाँ पे लीगली गया हुआ है। इल्लीगल कोई अगर काम करता है, स्टूडेंट है, उसको 20 घंटे मिलते हैं। 20 घंटे उसको अलाउड होता है, अगर वो उससे ज़्यादा करता है तो फिर वो उसके साथ तय कर लेता है इल्लीगली जो एम्प्लॉयर है कि चलो 22 घंटे की जगह $22 की जगह मैं $15 या $10 लूँगा। तो अमेरिका में इस तरीके से मिनिमम वेज क्या है जो जाता है, अगर किसी को जॉब अपने फील्ड में नहीं मिलती और वो जो है ऑड जॉब करता है, तो ये मजदूर वगैरह मजदूरी या ऑड जॉब और किसी किस्म की, तो वो मिनिमम वेज वहाँ क्या है उसकी? मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा था, जैसे आपने फरमाया है कि मिनिमम वेज यहाँ क्या है, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इवन काउंटी टू काउंटी, शहर एक शहर से दूसरे शहर। ये ज़रूर बात है कि स्टेट ने एक रखा होता है, एक लेवल रखा होता है कि उनको ना देखना है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे रिसोर्सेज़ कितने हैं, उस हिसाब से ये तकरीबन 9 से $10 मिनिमम वेज इसका होता है। नॉर्मली जो मज़दूर काम करता है, लेकिन जब ये शहरों में आता है, तो शहरों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ज़्यादा है, लिहाज़ा उनकी $15-15 $20-20 तक उनकी पर आवर जॉब होती है। डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ वो कि अगर किसी महँगे शहर में है, तो उसको महँगाई अलाउंस के तौर पर उसको जो मिनिमम वेज है, वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसमें और आवर्स की कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गैस स्टेशन जिसको हम पेट्रोल पंप कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ काम करते थे मज़दूरी के तौर पर।
और वो चूँकि पाकिस्तानी, उनको ज़रा लालच होता है कि भई हम ज़्यादा पैसे कमाएँ बच्चों के लिए भेजने के लिए, तो वो ओवरटाइम भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 24 घंटे तक काम वो करते हैं, बाद में छुट्टी ले लेते हैं थोड़ी-सी। फ़ायदा उनको सिर्फ़ ये होता है कि 8 घंटे से आपने 1 मिनट भी ज़्यादा काम किया, तो वो उस 1 मिनट का सेपरेट बिल बनेगा, जो डेढ़ा होगा, डेढ़ गुना। यानी अगर आपने आधा घंटा काम किया है, तो आपको 1 घंटे के बराबर जो है वो पैसे मिलेंगे, उसका चेक जो है उस तरह बनेगा। और इस मामले में ये लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। अगर आपने कुछ भी टाइम पंच किया है, क्लॉक पे पंच किया है, उस हिसाब से आपको आपकी मज़दूरी के पूरे पैसे मिल जाएँगे। किसी महकमे को आपने एक्सेस पे कर दिया है गलती से, तो अगर 2 महीने भी लग गए उन्होंने ऑडिट करके आपको चेक भेज देना। जी, मुझे ये तो काफ़ी चेक आपने ऐसे। बहुत ही अच्छी बात बताई। अब कोई ऐसा बहुत ही छोटा-मोटा काम करता है आदमी और $20 घंटा उसको मिल जाता है और वो आराम से एक सेहतमंद जो लड़का है, आदमी है, वो 12 घंटे तो आराम से काम कर लेता है। 24 घंटे तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। 12 घंटे तो पाकिस्तान में भी लोग कर लेते हैं। तो 12 घंटे में 12 यानी $240 वो कमा लेगा, मैं अगर कहूँ सही कह रहा हूँ तो 1 दिन में। $240 को अगर आप ज़रब दें 200 250 से का था, चलो 200 कर लें। 200 का डॉलर ये कितने बन गए? ये बन गए तकरीबन 48,000 ₹50,000 पाकिस्तानी से ज़्यादा, 60,000 रुपए पर डे बन गया उसका। अब 60,000 को आप ज़रब दें ज़रा 30 के साथ, तो ये कितना बन गया? तो इस तरीके से देखें कि कितनी दौलत वहाँ है। ये वो लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ऑड जॉब करते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवरी उन्होंने कर ली या और किसी होटल पर बैठ के सुपरमार्केट में कोई जॉब कर रहे हैं छोटी-मोटी, जो है शेल्फ पर जो है उसको फिल करने की जॉब रात को मिलती हैं। और ज़रा-सी अगर स्किल्ड जॉब है तो फिर आपका ये रेट जो है, ये 35 से $40 तक चला जाता है पर आवर की बात हो रही है। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और जैसे कि गाज़ी साहब ने बताया जनाब। इसी सिलसिले में ये है कि जो ऑड जॉब्स होती हैं वहाँ लोगों को, दूसरे जो आते हैं लोग, कस्टमर आते हैं, वो उनको टिप भी दे जाते हैं। और टिप भी यहाँ अगर होटल में किसी में गए हैं, तो अगर वहाँ कोई बंदा सर्विस दे रहा है, तो होटल में $3-4 टिप तो मामूली बात है, $5-6 आमतौर पर लोगों को टिप में मिल जाते हैं वहाँ पर भी। और अगर कोई टैक्सी सर्विस में कर रहा है, तो वहाँ भी उसको हर राइडर जो है, वो पैसों के अलावा जितने उसके मीटर के बनते हैं, वो आम तौर पर $5-4 उनको एक्स्ट्रा वो भी दे देता है। अगर कोई जो है वो बार्बर शॉप पे है, तो ज़ाहिर है कि उसको भी काफ़ी इस तरह की टिप जो है, अच्छी खासी टिप मिल जाती है। तो टिप्स के मामले में ये लोग जो हैं, ये काफ़ी यहाँ के दरियादिल हैं। वो उसमें काफ़ी पैसे उनके लोकल, सिर्फ़ टिप टिप से बहुत पैसे उनके बन जाते हैं, तनख्वाह के अलावा। इसके अलावा ये तो हम ऑड जॉब्स की बात कर रहे हैं। अगर आप आईटी के फ़ील्ड में चले जाएँ, तो बड़े छोटे-छोटे कोर्स करके इंडिया से जो साउथ इंडियंस हैं, वो आए हुए हैं क्रैश कोर्स करके, हल्के-हल्के 6-6 महीने के, 1 साल के कोर्स करके। तो वो यहाँ आते ही वो 1.5 लाख, $2 लाख की जॉब पकड़ लेते हैं। बीवी के पास 1.5 लाख है, मखामत के पास 1.5 लाख है, $3 लाख महीने का घर में आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास वो ये साल का, सॉरी, ये डेढ़ लाख साल का कमाते हैं। 1.5 लाख, हाँ जी, 1.5 लाख साल, सॉरी साल का, हाँ जी, बिल्कुल साल का। तो 1 साल में $3 लाख अगर जो बनाता है, उसका कितना खर्चा होगा साल का? वो कर निकाल के फिर भी उनको पैसे बड़े ठीक-ठाक किस्म के पैसे बन जाते हैं। और ये इस वक़्त यहाँ पर बेशुमार जितने हम देख रहे हैं आईटी की इंडस्ट्री है, इसमें जो साउथ इंडियंस हैं, वो छाए हुए हैं सारी मार्केट में, और उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस फ़ील्ड में आए हैं, या ना होने के बराबर हैं, कम हैं, बहुत कम हैं। अब कुछ आना शुरू हुए हैं लोग, लेकिन अगर ये थोड़ा-सा भी ख़्याल कर लें, इवन अब तो ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, और वहाँ उनकी टीमें बैठी हैं, और यहाँ से वो ज़ूम पे वो जब मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग करके वहीं से उनको नौकरी यहाँ होती है, वो हाउस जॉब वहीं बैठ के कर लेते हैं, इन हाउस, तो वो अपने कंट्रीज़ में बैठ के भी वो इतने पैसे जो इतने अमेरिका में मिलते हैं, अमेरिकन डॉलर्स, वो बना रहे हैं। अब यहाँ चूँकि बात हो रही है इमिग्रेशन की, परमानेंट सेटल होने की, उसमें जो दूसरी कैटेगरी होती है, वो आती है स्टूडेंट्स की।
हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कम्युनिटी कॉलेजेस में आमतौर पर नहीं आते, वो लोग आते हैं जो ज़रा हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। और यहाँ दाखिला जो है उनको वहीं बैठे पाकिस्तान में कुछ टेस्ट होते हैं वो करके, तो वहीं से जो है अप्लाई कर देते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल सकता है। वहाँ वो आके अप्लाई करके फ़ीस जमा करवा देते हैं और यहाँ आके दाखिल होके उनको कुछ आवर्स फिर मिल जाते हैं कि इतने घंटे आप जो है ये काम कर सकते हैं और कैंपस पे आपने काम करना है, आउटसाइड आपने काम नहीं करना है। तो उनको कैंपस में जॉब दे दी जाती है, ऐसे लोगों को, स्टूडेंट्स को। और वो उस तरीके से आके जो है अपना काम करते करते रहते हैं और पैसे भी कमाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं जानता हूँ जिसने यहाँ इमिग्रेंट के तौर पर आया और आके उसने जो है इस कायरो प्रैक्टिशनर का कोर्स किया और उसके बाद वो डॉक्टर बन गया। आज डॉक्टर बना बैठा है और बड़े ठीक-ठाक वो अपनी उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतर हो चुका है पहले से। अफ़गानी था। तो इस तरह बहुत सारे लोग जब भी किसी मुल्क में कोई अ, प्रॉब्लम आती है, मिसाल के तौर पर किसी भी कंट्री में अगर कोई सैलाब आ गया या जंग छिड़ गई है या ज़लज़ला आ गया या गवर्नमेंट जो है वो किसी एक ख़ास ग्रुप को वो अनडिज़ायरेबल समझते हुए तंग कर रही है, तो वो असाइलम के लिए वो लोग अप्लाई कर देते हैं। तो असाइलम में ये है कि ये ये कंट्री जो है काफ़ी लिबरल है और असाइलम लोगों को दे दिया जाता है। असाइलम का मतलब ये होता है कि आपने पनाह ली है किसी मुल्क में और ये पनाह उस वक़्त तक वैलिड रहती है, जब तक खतरा उनके लिए बरकरार रहता है। अगर वो होम कंट्री में वापस जाते हैं, तो उनको खतरा होता है। तो उसको ये है कि असाइलम में उनको वर्क परमिट दे दिया जाता है, वो जी, काम कर सकते हैं। वो तो हम समझ गए। ये ज़रा बताइएगा, आपने बात की जैसे आईटी के शोबे में कि उनके इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो जाते हैं, वो बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए भी काम कर सकते हैं। अब बाकी शोबे जो हैं, जैसे इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, अगर उसने जॉब लेनी है अमेरिका में, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि वो वहाँ कैसे पहुँचे? और यूजुअली हमने ये देखा है कि यहाँ से जो अप्लाई करते हैं, वो जॉब नहीं ले सकते। वो अमेरिका कैसे पहुँच सकता है लीगली? उसके लिए क्या तरीक़ेकार हैं? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसके लिए? देखिए, इसके लिए कुछ वेबसाइट हैं, जैसे एक वेबसाइट का मैं नाम आपको बता रहा हूँ इंडीड.com INDEED इंडीड.com। यहाँ पर अगर आप रेज़्यूमे लगाते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रेज़्यूमे जो है या आपकी जो बायोडाटा है, उसके मुताबिक एक रेज़्यूमे का भी एक तरीक़ाकार है। हर रेज़्यूमे को जैसे हम लोग लगाते हैं, जो हमने काम किया है उस हिसाब से देखना ये होता है कि रेज़्यूमे वो सक्सेसफुल होती है और इंटरव्यू के लिए सिर्फ़ उसको कॉल आती है, जो एग्ज़ैक्टली वही लफ़्ज़ जो डिमांड किया गया है, उसके मुताबिक वो टेलर करता है। अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है और जो आपकी जॉब है वो इंजीनियरिंग के किसी और शोबे से मुतल्लिक है, किसी और डिपार्टमेंट के मुतल्लिक है, तो आपका चांस तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आपने उसी शोबे में काम किया है, जिसकी डिमांड की गई है, एक्सपीरियंस अगर कम भी हो, तो भी कोई बात नहीं, तो फिर ये है कि वहाँ आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर इस तरीके से लोग अप्लाई करें स्किल्ड जॉब के लिए, लेकिन जो बेटर तरीक़ाकार जैसे आपका क्वेश्चन था, वो ये है कि अगर वो आके अप्लाई करते हैं, तो वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि तो आने का फिर क्या उसके आने वहाँ पहुँचने का क्या तरीका होगा? क्योंकि अगर जब तक कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करेगा उसको, तो वो वहाँ पहुँचेगा कैसे? अगर उसने जॉब नहीं पहले से ली हुई। देखिए, यहाँ पहुँचने के जैसे मैंने बहुत से तरीके बताए हैं, उसमें एक स्किल्ड लेबर का तरीका भी है, कि आप स्किल्ड लेबर है, आप स्किल्ड लेबर के तौर पर अप्लाई करते हैं और यहाँ आज आने की कोशिश करते हैं, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी है। इसके अलावा एक इन्वेस्ट अब अगर आप ज़मींदार है, बहुत ज़मीन है उनके पास और पैसा काफ़ी है, तो वो एज़ इन्वेस्टमेंट वीज़े के तौर पर भी यहाँ आ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट वीज़ा कंपैरेटिवली आसान है, वैसे तो उसकी पहले लिमिट थी $1 मिलियन, उसके बाद $500 मिलियन कर दी। अब तकरीबन ये है कि तकरीबन अगर कोई बंदा ये शो कर सकता है कि मैं अमेरिका में जाके जॉब्स क्रिएट करूँगा, यानी ऐसा काम करूँगा या बिज़नेस खरीदूँगा, जिसमें से जॉब की क्रिएशन होगी
और मैं अमेरिकन को हायर करूंगा, तो उसको फौरी तौर पर वीज़ा बड़ी जल्दी मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा। बल्कि उसको एक किस्म का ऑनर के साथ जो है उसको बुलाया जाता है कि भाई जी, आप मेरा ख्याल यहाँ। है ओबामा ने ये निकाला था कि $5 लाख अगर आपके पास हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट वीजा मिल जाता है, विद फैमिली मिल जाता है। और वो स्कीम अभी तक चल रही है। कि मुझे किसी लॉयर ने कांटेक्ट किया था, वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि वहाँ जाना चाहें और अपनी फैमिली के लिए वीज़ा लेना चाहें, तो $5 लाख किसी के पास हैं और वो वहाँ पर जाकर जॉब्स क्रिएट कर सकता है फॉर अमेरिकन, तो उसको वो इमिग्रेंट वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा दे देते हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल आपने ये आपने बताया। सही आपने बिल्कुल सही फरमाया। एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन है कि उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पूरी फैमिली को वीज़ा दे दिया जाता है। एयरपोर्ट से उतरते ही उनको जो है वो फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट वीज़ा उनको उसी वक्त दे दिया जाता है। और ये ईजीएस्ट तरीन काम है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने ज़मीन खरीद ली है, तो आपको ज़मीन के बदले में अगर आपने लैंड ले ली है तो आपको ये वीज़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाए। लैंड में या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में ये वीज़ा नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट में। इस कैटेगरी में जॉब्स क्रिएशन पे ज़ोर दिया जाता है और अमेरिका ने कुछ ज़ोन आइडेंटिफ़ाई किए होते हैं। वो ज़ोन ऐसे होते हैं जहाँ जॉब की ज़रूरत होती है। चुनांचे उन ज़ोन्स में प्रेफ़रेंस होती है कि आप वहाँ इंडस्ट्री लगाएँ और उन ज़ोन को आप जो है अगर वहाँ आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत जल्द जो है वो फ़ौरी तौर पर आपको वीज़ा वहाँ का दे दिया जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अबैंडन्ड सिटीज़ हैं, काउंटी को पैसा नहीं बन रहा और फिर वो लोग चाहते हैं कि भई यहाँ लोग की आबादकारी हो। इस तरह की जो डिमांड होती है कंट्री की, उस डिमांड के तहत भी ये जो रूल्स हैं इमिग्रेशन के, ये रिलैक्स कर दिए जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। अमेरिका को नर्सों की ज़रूरत थी। इन्होंने फ़िलिपीन में से नर्सें मँगवाईं। वो नर्सों ने अच्छा काम किया, इन्होंने रिलैक्स कर दिया। आज अमेरिका के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, आपको तकरीबन 80% 60% 70% अगर देखें तो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पर हैं, आपको फ़िलिपीन की नर्सें मिलेंगी यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने एक किस्म की में मार्केट कैप्चर की हुई है। इसी तरीके से जिस चीज़ की अमेरिका में कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए जो लॉज़ हैं, उनको रिलैक्स कर दिया जाता है उस पूरी वर्ल्ड के लिए। और फिर ये भी देखा जाता है कि हमें स्किल्ड लेबर कहाँ से मिलेगी। इसी तरह से ये हुआ कि जैसे अभी इंडिया में ये हुआ था कि इधर इनको इन्होंने देखा कि आईटी में पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए इंडिया से, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी, इनको काफ़ी सारे जो इंडियंस को बाहर निकाल दिया। इंडियंस जो है ये स्किल्ड थे सारे, ये जाके उन्होंने वही जो इन्होंने जब वो अपने अपने कंट्री में इंडिया में गए, भारत में गए, तो उन्होंने वहाँ अपना आईटी का शोबा मजबूत कर लिया। अब जो होता ये है कि जहाँ यहाँ दिन होता है, वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है, यहाँ दिन होता है। तो इन लोगों ने स्टार्ट में ये क्या किया है, क्या ये काम किया कि जो यहाँ की बिलिंग कंपनियाँ हैं, उनको कहा है कि हम आपकी बिलिंग कर देते हैं। मेडिकल बिलिंग है और तरह की बिलिंग है। उनका जो काम है इन्वेंटरी की चेकिंग वगैरह जो काम के होते हैं, वो जो नोट्स होते हैं डॉक्टरों के, ये जितने किसी बंदे ने नोट्स बनाए होते हैं सारे दिन में, वो शाम को उनको भेज देते हैं इंडिया में। इंडिया में इसकी बिलिंग कोड लगाए जाते हैं तैयार करके, तो दिन को ये उनको वापस भेजते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग को डॉक्टर आता है, उसके पास ऑलरेडी जो बिलिंग जो है ऑलरेडी पहुंची होती है तैयार होके। वो आगे से अपनी इंश्योरेंस वगैरह को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से इन लोगों ने इस तरीके से काम किया है, तो ये काम आराम से इस तरह भी हो सकता है। जी, बहुत अच्छा। और राजेश साहब, अब हमारे पास टाइम कम रहता जा रहा है, तो ज़रा ये बताइएगा कि एक और तरीक़ेकार है, जो एक दफ़ा आपसे टेलीफ़ोन पे डिस्कशन हो रही थी। आपने फरमाया था कि अगर वहाँ पे जाके शादी कर ली जाए या पाकिस्तान से ही जो है रिश्ता वहाँ ढूँढ लिया जाए, तो वो एक बहुत आसान तरीका है उस ग्रीन कार्ड लेने का। ज़रा 2 मिनट सिर्फ़ इस पे सर्व कीजिएगा। जी, ये सबसे आसान तरीन तरीका यही है, जो शादी वाला है, वो ये है कि आप किसी भी अमेरिकन से शादी कर लें, तो आपके पास ग्रीन कार्ड आ गया, उसी वक़्त आ गया।
और 2 साल गुज़ारा करना पड़ता है उसके साथ। अगर 2 साल आपने निकाल लिए तो फिर वो परमानेंट के लिए वीज़े के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए पक्का-पक्का आपको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको छोड़ भी देते हैं, तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। 5 साल के बाद आपको जो है अलाउ कर देते हैं, वो आपको जो है सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक आसान तरीका है। क्वेश्चन ये है कि बाज़ लोग कलमी दोस्ती से, बाज़ इंटरनेट कनेक्शन से लोग जो हैं आप दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे वल्नरेबल तबका जो शादी के लिए हर वक़्त तैयार होता है वो सीनियर्स हैं, क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो अपनी जवानी गुज़ार चुके होते हैं, उनको फिर जो है वो उनको बॉयफ्रेंड्स वग़ैरह नहीं मिलते हैं लेडीज़ को। तो वो फिर ये उनको जब उनके पास ये लोकल ऑप्शन ख़त्म हो जाती है तो देन दे आर लूकिंग फॉर समथिंग समथिंग एल्स। तो अगर उनको ये भी एक लोग करते हैं, जायज़ तरीके से भी करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी का रिश्ता है, किसी को शादी किसी ने करनी है, वो अपनी वाइफ़ को बुलाना चाहता है, उधर अमेरिका में यहाँ सिटिज़न है, तो उसको आराम से जैसे 1 साल में वो वहाँ चला जाएगा। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ को मैं जानता हूँ जो यहाँ से गई हैं और अपने ख़ामदों को साथ में लेके आ गई हैं, ख़वाह वो अमेरिकन हो या मकसद अमेरिकन सिटिज़न होना है, गोरा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन गोरे लोग ज़रा लड़ अच्छे लेते हैं इमिग्रेशन वालों से और वो जल्दी काम करवा लेते हैं। तो ये डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। इसको भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और आज भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक लिहाज़ से देखा जाए तो ये एक मैच मेकिंग प्रोसेस जो है, इसमें अगर प्रॉपर मैच किसी का बनता है, तो ये इमिग्रेशन के लिए बहुत आसान है। ये तो सिर्फ़ अमेरिका की बात थी। बाज़ कंट्रीज़ में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा रूल्स बड़े रिलैक्स्ड हैं, लेकिन चूँकि ये लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी कहते हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों की कोशिश यही होती है कि आप अमेरिका में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ आके अपनी किस्मत आज़माएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र-ए-मुबादला बनाएँ, ताकि आपकी कंट्री को फ़ायदा हो और आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा हो, आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर हो। जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ सिर्फ़ उनको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि भई आते तो इसलिए हैं कि 4 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, वापस चले जाएँगे, लेकिन जो लोग आते हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस जा चले जाते हैं, क्योंकि जब उनके बच्चे इधर होते हैं, उनकी फैमिलीज़ वो एजुकेशन को फ्री मिल रही है, उनको फ्री न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो फिर उनके लिए वापस जाना बहुत एक मुश्किल फ़ैसला बन जाता है तो और आम वैसे तौर पर वापस जाना अगर मुश्किल भी हो तो हर साल 1 महीने की छुट्टी पर आ सकते हैं। आकर अपने रिश्तेदारों को मिल सकते हैं, दोस्तों को मिल सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती मेरा ख़्याल है। और अब मैं थोड़ा-सा जो है आज की जो हमारी गुफ्तगू हुई है इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो गाज़ी साहब ने मुख्तलिफ तरीके बताए नाज़रीन। उसमें से एक तरीका ये है कि स्किल्ड माइग्रेशन के वहाँ पे जो है जो यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दूसरे शोबों के माहिरीन हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स डिग्रीज़ हैं, पीएचडीज़ हैं, वो वहाँ पर अप्लाई करें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि उन्होंने बताया इंडीड.com है, इस तरह सीक सीक एक साइट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइट है, monster.com है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ढूँढ सकते हैं। वो फिर आपको अपना सीवी टेलर करना पड़ेगा एज़ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, अगले किसी वीडियो में आपको बताएँगे कि अपना सीवी कैसे आपने बनाना है। सीवी आपका सही होना चाहिए, जो कवर लेटर है वो बिल्कुल प्रिसाइज़ होना चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। और फिर उसमें हर जॉब में कुछ उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसको आपको एड्रेस करना होता है, वो आपने प्रॉपर्ली एड्रेस करना है। ये तो बात हो गई जो कि स्किल्ड माइग्रेशन की है। इस तरीके से अगर आईटी के स्किल्ड लोग हैं, वो ऐसा उनके इंटरव्यूज़ जो हैं हो सकते हैं ज़ूम के ऊपर अमेरिका में, और उनको काम ऐसा भी मिल सकता है कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिकन कंपनीज़ के लिए काम करें। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जैसे बताया गया आपको कि अगर जो है वहाँ पे कोई रिश्ता आपको मिल जाता है और शादी आप कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए एक वो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अब मैं चौथा आपको तरीका बताता हूँ, जो कि इन तरीकों पर अमल नहीं कर सकते सब लोग और इनमें दुश्वारी पेश आती है, वो आसानी से जॉब नहीं ले सकते बाहर। उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ 1 सेमेस्टर के पैसे दाखिल कराने होते हैं, वो पैसे वहाँ पे आप जमा कराएँ, वहाँ पहुँच जाएँ। उसके बाद वहाँ पर आपको कैंपस पे ही जॉब्स मिल जाएँगी और इतना आपको खर्चा आपको इनकम हो जाएगी कि आप अपना खर्चा और अपनी बाकी फ़ी जो है वो खुद उठा सकेंगे। तो और बाद में फिर आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, आप जॉब्स कर सकते हैं। जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल हो,
फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया आपको कि मिनिमम वेज अमेरिका में जो है वो $10 है, लेकिन यूजुअली बड़े शहरों में आपको $20 घंटा तक मिल जाता है। और अगर 10-12 घंटे आप काम करते हैं तो आराम से पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपए आप एक दिन में कमा सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपए की महीने की जॉब नहीं मिलती किसी को, और लोग जो है लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज स्टूडेंट आप कल वहां पर जा सकते हैं अप्लाई करके। उसमें हम एक अभी टाइम खत्म हो रहा है, राजी साहब से पूछेंगे। इन्होंने कम्युनिटी कॉलेज की बात की थी कि अगर किसी को यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता दाखला, तो और कौन से उसके पास रास्ते हैं कि वो किस तरीके से कौन से कॉलेजेस में आसानी से दाखला लेकर अमेरिका पहुंच सकता है। तो भाई साहब, वैसे 1 मिनट हमारे पास है, अगर अभी अभी आप अर्ज कर दें ये चीज। इसमें ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी मैं सिर्फ डिटेल्ड ये पूछना सब्जेक्ट चाह है रहा था कि इज इसको। इट पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी के अलावा भी कहीं जी जाएं? बिल्कुल, जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डेंटल स्कूल हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, और इसके और जो ज़िंदगी के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, उनके अपने स्पेशल कॉलेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमिक्स में किसी एक सब्जेक्ट में जाएँ। यहाँ हज़ारों के किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं, और और कम्युनिटी वहाँ कॉलेजेस में भी ले सकते हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले और सकते हैं। उसमें आसान होता है दाखला लेना? कंपैरेटिवली आसान होता है। बड़ी यूनिवर्सिटियों में मुश्किल होता है, मुकाबला ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्पेशलाइज़्ड नॉलेज वाले होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो दे आर बेगिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो अगली वीडियो में जी जरा आप हमें इसमें बताइएगा कम्युनिटी कॉलेजेस के बारे में। आज का वक्त खत्म हो रहा है वीडियो का, तो हम इंशाल्लाह आपको मजीद इस पे मालूमात देंगे। और एक नारे के साथ हम इसको खत्म करते हैं कि चलो चलो अमेरिका चलो, और अपने मुल्क को ज़र मुबादला भेजो। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और जितने कमेंट्स आप देंगे, जो सवालात आपने पूछने हैं, कमेंट्स में दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।